देखिए फर्स्ट ईयर के बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि एनपीओ जो होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो तो हम पहले बताए थे कि इसका सारांश होता है रोकड़ बही, रोकड़ पद्धति। रोकड़ पद्धति के बाद बनाया जाता है प्राप्ति भुगतान खाता। प्राप्ति भुगतान खाते के बाद में बनता है आय व्यय खाता। तो आय व्यय खाता तो हमने बना दिया, बता भी दिया आपको कि आय व्यय खाते में क्या क्या मदें आती हैं, क्या क्या होता है उसमें, और ये क्या अधिक दिखलाता है, सरप्लस क्या दिखाता है। अब आय व्यय खाते के बाद हम बनाते हैं आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट। और ये जो बैलेंस शीट है ये व्यापारिक संस्थानों के तकरीबन उसी हिसाब किताब में बनाई जाती है। और इससे ये पता चलता है कि जो संस्था अपना आर्थिक चिट्ठा बना रही है तो उसकी स्थिति क्या है, उसकी आर्थिक पोजीशन क्या है, ये जानकारी लेने के लिए ये बनाया जाता है आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट या स्थिति विवरण बोलते हैं इसको। तो आय व्यय खाता बनाने के बाद आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले रोकड़ पद्धति द्वारा इनकी रोकड़ पद्धति अपनाई जाती है एनपीओ द्वारा। उसके बाद बनता है प्राप्ति भुगतान खाता। उसके बाद बनता है आय व्यय खाता। प्राप्ति भुगतान खाते से आय व्यय खाता बनता है, ये आप नॉलेज में रखिएगा। और आय व्यय खाते के बाद में बनता है आर्थिक चिट्ठा, जिसको बोलते हैं बैलेंस शीट, स्थिति विवरण। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और ये अगर पूछा जाए कि ये कैसे बनती है और क्या क्या इसमें मदें आती हैं, क्या क्या लिखा जाता है, तो उसके बारे में नॉलेज ले लीजिए थोड़ा सा। गैर व्यापारिक संस्थाएं अपना आर्थिक चिट्ठा, प्राप्ति और भुगतान खाता, आय व्यय खाता, गत वर्ष का वित्तीय चिट्ठा, वर्तमान वर्ष का प्रारंभिक चिट्ठा अतिरिक्त सूचनाओं और दिए गए संयोजन के आधार पर बनाती हैं। उसके बाद होता है आर्थिक चिट्ठा का निर्माण कैसे किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। गैर व्यापारिक संस्था के आर्थिक चिट्ठा में पूंजी और दायित्व पक्ष में जो पूंजी कोष के अलावा लेनदार, बैंक अधिविकर्ष, आजीवन सदस्यता शुल्क, आधार कोष निधि, विशिष्ट निधि, गैर आवर्ती प्रकृति की निधि, प्रवेश शुल्क, दान, अंशदान, चंदा इत्यादि, अग्रिम चंदा की प्राप्ति, अग्रिम आय की प्राप्ति और अदत्य व्यय को दिखाया जाता है। कहाँ दिखाया जाता है इसको? लाइबिलिटीज में। इसके 4 कॉलम होते हैं, लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेस्ट, अमाउंट। ठीक है, जैसे हम व्यापारिक संस्था में बनाते हैं, व्यापार खाता बनाते हैं, उसमें लाभ हानि खाता बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, उसी तरीके से इसमें भी लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेस्ट, अमाउंट, ये 4 कॉलम बनेंगे। और जो लाइबिलिटी में जो पॉइंट आएंगे हमने आपको बताया है। उसके बाद में संपत्ति और जायदाद, इसके संपत्ति और जायदाद पक्ष में स्थायी संपत्तियां जैसे हैरास रहित, जो अवक्षण रहित होती हैं, विनियोग, विशिष्ट निधि, विनियोग, उपभोग जन्य वस्तुओं का अंतिम स्टॉक, खेल सामग्री का अंतिम स्टॉक, नगद बैंक में नगद, अदत्य व्यय, अदत्य व्यय नहीं, अदत्त आय, अदत्त चंदा और पूर्वदत्त व्यय को दिखाया जाता है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए गैर व्यापारिक संस्था के आर्थिक चिट्ठा का प्रारूप नीचे दिया है, वो देख लीजिए। मैंने बता दिया है 4 कॉलम होते हैं इसमें, द लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेस्ट, अमाउंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से बैलेंस शीट इसकी बनेगी। और पॉइंट जो जो मैंने बताया है वो सारे पॉइंट इसमें लाइबिलिटी और इसमें आपके एसेस्ट में आएंगे। फिर नेक्स्ट है आय व्यय खाता की प्रमुख मदों का विश्लेषण। अब ये देखिए, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। आय व्यय का संबंध केवल वर्तमान वर्ष से होना चाहिए। आय व्यय खाता में आय व्यय की आवर्ती प्रकृति होनी चाहिए। वर्तमान वर्ष के लिए आय उपार्जित और व्यय अदत्त हो सकता है। आय व्यय का संबंध किसी विशेष उद्देश्य कार्य से नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमने पहले बताया आपको कि जो गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं, जो एनपीओ हैं, तो उनकी सबसे प्रमुख आय होती है चंदा। सबसे मेन उनका आय का साधन होता है चंदा। तो गैर व्यापारिक संस्थाओं को नियमित आय का मुख्य साधन चंदा है। यह नियमित रूप से संस्था के सदस्यों के द्वारा मासिक या वार्षिक दिया जाता है। प्राप्ति और भुगतान खाता के डेबिट पक्ष में भूत, वर्तमान या भविष्य को ध्यान दिए बिना एक वर्ष में प्राप्त चंदा की कुल राशि लिखी जाती है। आय व्यय खाता के क्रेडिट पक्ष में वर्तमान वर्ष की कुल चंदा की राशि, चाहे प्राप्त हो चुकी हो और चाहे अदत्त हो, सब कुछ इसमें लिखी जाएगी। मैंने बताया था अदत्त का मतलब होता है जो मिलना था वो नहीं मिला, बैलेंस है ना, देना बाकी है, चुकाना बाकी है। और पूर्वदत्त का मतलब होता है जो हमें एडवांस में पहले मिल चुका है। तो जो पॉइंट होगा, जैसे वेतन है, मान लीजिए वेतन है, सैलरी है,
तो सैलरी 500 रुपये दिया आपके सवाल में, और 200 रुपये आपके समायोजन में दिया आदत आउटस्टैंडिंग। तो हम क्या करेंगे, जब सवाल करेंगे सॉल्व करेंगे तो वेतन में सैलरी में 500 रुपये लिखने के बाद, मतलब अमाउंट के कॉलम के अंदर लिखने के बाद 500 रुपये लिखेंगे और उसमें प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 200 रुपये, तो 5 2 7 700 रुपये ये हो जाएंगे आपके अमाउंट के कॉलम में आएंगे। तो ये आपको करना है। उसके बाद में है चंदा को केवल दायित्व मानना। तो वर्तमान वर्ष में किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त चंदा को दायित्व मानकर आर्थिक चिट्ठा के दायित्व पक्ष में लिखा जाता है। चंदा को हमेशा दायित्व ही मानना है, अग्रिम चंदा जो होता है उसको दायित्व ही माना जाता है। जैसे टूर्नामेंट के लिए चंदा टूर्नामेंट कोष में जाएगा, राज्यपाल प्रमुख व्यक्ति के स्वागत समारोह के लिए चंदा, भवन निर्माण के लिए चंदा, विज्ञान भवन पुस्तकालय आदि के लिए चंदा, किसी स्थायी संपत्ति के क्रय के लिए चंदा, और किसी विशेष उद्देश्य जैसे नाटक प्रदर्शनी पूजा के लिए चंदा, सामान्य चंदा के किसी भाग का पूंजीकरण करना। ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो केवल दायित्व पक्ष में लिखे जाएंगे, किसके, बैलेंस शीट के। ठीक है। उसके बाद है दान डोनेशन। गैर व्यापारिक संस्था को किसी व्यक्ति फर्म या कंपनी में नगद के रूप में स्वैच्छिक अंशदान को दान कहते हैं। यह संस्था के लिए आय का साधन है। वर्ष भर में प्राप्त दान को प्राप्ति और भुगतान खाता के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। दान की प्रकृति कैसे होती है, नेचर ऑफ डोनेशन क्या होता है। विशिष्ट दान होता है एक स्पेसिफिक डोनेशन। विशिष्ट दान की परिभाषा ये है कि किसी विशेष कार्य उद्देश्य के लिए प्राप्त दान को विशिष्ट दान कहते हैं। किसी विशेष कार्य के उद्देश्य के लिए जो दान दिया जाता है उसे विशिष्ट दान कहा जाता है। और हम आज इतना ही पढ़ा पाएंगे आपको, इसके बाद हम कल इसके आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप यहीं याद कीजिए जो हमने बताया है, उसके बाद कल पढ़ाएंगे आपको। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और कोरोना और सर्दी से बच के रहिए। ठीक है, धन्यवाद।